160 तक। एग्जाम्पल नंबर 3 देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 3 पेज नंबर 587। पेज नंबर 587, example number 3. A 95% confidence interval for a population mean was reported to be 152 to 160. ठीक है, तो आप ये देखिए कॉन्फिडेंस लेवल दे रखा है 95%। कॉन्फिडेंस लेवल इज 95%। उसके बाद कॉन्फिडेंस लेवल 95% दे रखा है, और उसके अलावा इन्होंने दिया है कॉन्फिडेंस इंटरवल। कॉन्फिडेंस इंटरवल दे रखा है 152 टू 160। इसको कैसे लिखेंगे कि स्क्वायर ब्रैकेट में इधर लिखेंगे 152 और कॉमा करके इधर लिखेंगे 160। 152 कॉमा 160, ये कॉन्फिडेंस इंटरवल हो गया। फिर इन्होंने बोला इफ सिग्मा इज इक्वल टू 15, स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा ये दे रखा है 15, और व्हाट सैंपल साइज वाज यूज्ड इन दिस स्टडी। व्हाट सैंपल साइज वाज यूज्ड इन दिस स्टडी, तो सैंपल साइज हमको बताना है। सैंपल साइज का मतलब क्या है कि वो पूछ रहे हैं एन की वैल्यू बताइए। ठीक है, तो एन की वैल्यू बताने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हमें सैंपल मीन निकालना होगा। तो सैंपल मीन कैसे निकालेंगे, लेट द सैंपल मीन बी x bar, let the sample mean be x bar and margin of error be e। तो x bar माइनस e इज इक्वल टू मार्जिन ऑफ एरर जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आती है लोअर वैल्यू ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल यानी कि 152, और इसी तरह से x बार प्लस e यानी कि जब सैंपल मीन में मार्जिन ऑफ एरर ऐड करते हैं तो अपर वैल्यू ऑफ द कॉन्फिडेंस इंटरवल ये आता है 160 आ गया। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, यहाँ लिखिएगा ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 दोनों को ऐड कर दीजिए। जब दोनों को ऐड कर देंगे तो माइनस ही प्लस ही तो कट गया। एक्स बार प्लस एक्स बार कितना हो गया 2x बार, 152 प्लस 160 ये कितना हो जाएगा 2 प्लस 0 2, 5 प्लस 6 11, और ये 312 ये हो गया। अब क्या करेंगे 2 से ये कैंसिल आउट हो गया तो ये हो जाएगा 156। ठीक है, तो एक्स बार जो है जो हमारा सैंपल मीन है वो तो आ गया 156, पहली चीज़ तो ये। फिर पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 और 2, तो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में डाल दीजिए इसको। तो एक्स बार प्लस ई इज इक्वल टू 160। एक्स बार कितना है 156 प्लस ई इज इक्वल टू 160, तो मार्जिन ऑफ एरर कितना आ जाएगा 4। तो ये जो एरर है वो आ गया 4, तो उसको हम बोल देंगे मार्जिन ऑफ एरर हमारे पास 4 आ गया। फिर वो क्या बोलते हैं कि कॉन्फिडेंस लेवल वो 95% दे रखा है। ठीक है, तो उसके बाद 1 माइनस अल्फा निकालेंगे। तो 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 95%, तो 0.95, तो अल्फा की वैल्यू हो गई 1 माइनस 0.95, तो अल्फा इज इक्वल टू 0.05। तो यहाँ से हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ गई 0.05, तो अल्फा बाई 2 कितना हो गया 0.025। ये हो गया अल्फा बाई 2, 0.025 ये हो गया। इसके बाद z अल्फा बाई 2, तो z अल्फा बाई 2 की वैल्यू फिक्स होती है, वो टेबल देखकर बता देंगे। z अल्फा बाई 2, तो जब अल्फा बाई 2 0.025 है तो उसकी वैल्यू होती है z अल्फा बाई 2 की 1.96, ये हो गया 1.96। अब मार्जिन ऑफ एरर का फॉर्मूला लगाएंगे। सिंस margin of error
इज इक्वल टू जेड अल्फा बाई 2 इंटू सिग्मा अपॉन अंडर रूट एन। तो यहाँ से मैं एन की वैल्यू निकाल सकता हूँ। कैसे करेंगे देखिए, मार्जिन ऑफ एरर तो आ गया था 4 और जेड अल्फा बाई 2 इज 1.96 मल्टीप्लाइड बाई सिग्मा। सिग्मा कितना है दे रखा है इन्होंने 15 और अपॉन अंडर रूट एन। एन की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है। तो 4 से डिवाइड करेंगे, 4 0 सा 0 हो गया, 19 19 तो 4 4 सा 16, 19 माइनस 16 इज 3, 3 6 36, 4 9 सा 36। ठीक, अब अंडर रूट एन को इधर ले आओ। अंडर रूट एन इज इक्वल टू 15 इंटू 0.49, 0.49 इंटू 15। तो अंडर रूट एन इज इक्वल टू, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 9 सा 135 आ गया, तो 13 कैरी हो गया, 15 4 सा 60, 60 और 13 कितना हो गया, 60 और 13 हो गया 73। तो ये हो गया 7.35। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो इधर अंडर रूट एन है, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो एन हो गया, इधर 7.35 है तो इसका स्क्वायर करना होगा। तो वो करके देख लीजिए, ये 7.35 इधर है और 7.35 इधर है। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे 5 5 सा 25, 2 कैरी आ गया, 5 3 सा 15 और 2 17, 1 कैरी, 5 7 सा 35 और 1 36। फिर 3 से करिए, 3 5 सा 15, 1 कैरी, 3 3 सा 9 और 1 10, फिर से 1 कैरी, 3 7 सा 21 और 1 22। डबल क्रॉस लगाइए, 7 5 सा 35, 3 कैरी, 7 3 सा 21 और 3 24, 2 कैरी, 7 7 सा 49 और 2 51। ये हो गया 5 7 प्लस 5 इज 12, 1 कैरी आ गया, 1 प्लस 6 इज 7, 7 प्लस 5 इज अगेन 12, 1 कैरी आ गया, 1 प्लस 3 इज 4 प्लस 2 6 प्लस 4 10, फिर 1 कैरी आ गया, 1 प्लस 2 3 प्लस 1 3 प्लस 1 4 और ये 54। पॉइंट के बाद 2 डिजिट, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, यानी कि टोटल 4 डिजिट, तो 1 2 3 4 4 काउंट करा, 54.0225। n is equal to 54.0225। तो n is approximately equal to 54। n की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 54 के इक्वल आ गई। ठीक है, तो सैंपल साइज इज 54। ठीक, ऐसे ही एग्जांपल नंबर 4 देखिएगा। एग्जांपल नंबर 4 में क्या है, एग्जांपल 4 देखिए। एग्जांपल 4 में वो बोल रहे हैं, सपोज दैट अ 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल स्टेट्स दैट पॉपुलेशन मीन इज ग्रेटर देन 100 एंड लेस देन 300। इसका मतलब कॉन्फिडेंस इंटरवल दे रखा है कि कॉन्फिडेंस इंटरवल 100 से ज़्यादा है और 300 से कम है। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल कॉन्फिडेंस इंटरवल दे रखा है 100, 300। सपोज दैट अ 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल, तो कॉन्फिडेंस लेवल इज 95%। तो जब कॉन्फिडेंस लेवल 95% हो गया तो सीधी सीधी बात है कि भाई फिर हमारा अल्फा जो है वो 0.05, अल्फा बाई 2 0.025, तो जेड अल्फा बाई 2 की वैल्यू सीधा निकालिए। जेड अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू, सीधे सीधे लिखिएगा 1.96। ये होगी जेड अल्फा बाई 2 की वैल्यू। ठीक है, उसके बाद वो बोल रहे हैं हाउ वुड यू इंटरप्रेट दिस स्टेटमेंट। हाउ वुड यू इंटरप्रेट दिस स्टेटमेंट। किसी भी स्टेटमेंट को इंटरप्रेट करने का मतलब क्या है कि आप उसमें ये बताएंगे कि उसका मीन कितना है और उसका मार्जिन ऑफ एरर कितना है। तो मीन निकालते हैं पहले। स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह कुछ दे नहीं रखा है, कोई बात नहीं, हमारे पास हम इसका मीन निकालेंगे सबसे पहले। तो मीन कैसे निकलेगा, हम ये कहेंगे भाई एक्स बार माइनस ई। तो एक्स बार माइनस ई कितना हो गया 100। ठीक है, और एक्स बार प्लस ई, एक्स बार प्लस ई कितना हो गया 300। तो दोनों को ऐड कर दीजिए, माइनस ई प्लस ई कट गया, ये हो गया 2x बार इज इक्वल टू 400। 2 1 सा 2, 2 2 सा 4, तो ये 200 आ गया। तो x बार यानी कि सैंपल मीन की वैल्यू 200 आ गई। फिर
इसको इक्वेशन नंबर 2 में रख दीजिए, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो हम ये कहेंगे पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2, इस वैल्यू को इक्वेशन 2 में रखिए। तो x बार प्लस ई इज इक्वल टू 300, x बार कितना दे रखा है 200 प्लस ई इज इक्वल टू 300, तो ई इज इक्वल टू 300 माइनस 200, तो ई कितना आ गया 100। तो हम ये कहेंगे कि भाई इसको इंटरप्रेट किस तरह से करना है। इंटरप्रेट का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए हम अपना जैसे हमने एग्जांपल अपने वजन का लिया था कि वेट का वजन लिया, वेट का हमने मेज़र लिया, हर सुबह को हम अपना वजन चेक कर रहे हैं। तो एक दिन वजन हमारा थोड़ा सा बढ़ा हुआ आता है, मान लो 1 किलो बढ़ा हुआ आता है, एक दिन 1 किलो कम हुआ आता है। तो वो जो हमारा वो 1 किलो क्या हो गया, वो एरर हो गया। तो एक्चुअल में जो वज़न है वो हमारा एक एवरेज वेट हो गया। तो ऐसे ही एवरेज वैल्यू तो आ गई 200 और मार्जिन ऑफ एरर आ गया 100। तो हम ये कहेंगे किसी भी चीज़ को इंटरप्रेट करने का मतलब क्या है कि उसकी वैल्यू कितनी आएगी, थोड़ी बहुत कम ज़्यादा, ठीक। तो हम ये कहेंगे कि देयरफॉर दिस स्टेटमेंट कैन बी इंटरप्रेटेड एज दिस स्टेटमेंट मतलब जो क्वेश्चन में दे रखा है, दिस स्टेटमेंट कैन बी इंटरप्रेटेड एज $200 प्लस माइनस 100, ठीक है। 200 प्लस माइनस 100, यहाँ पर 200 हमारा मीन हो गया और ये हो गया मार्जिन ऑफ एरर, बस ये चीज़ है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा अगला जो टॉपिक है इसमें इंटरवल एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। तो ये जो था ये इंटरवल एस्टिमेशन था किसका, पॉपुलेशन मीन का। अब हम करेंगे इंटरवल एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। पॉपुलेशन प्रोपोर्शन को ही हम पॉपुलेशन प्रोबेबिलिटी भी बोल देते हैं। तो नोट कीजिएगा, बड़ा समझ में आ रहा है ऑनलाइन दोनों को, बताइए हर्षित, शिवांशी, यस सर। ठीक है। चलिए अच्छा, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल आप लोगों ने करा है अभी कि नहीं? कर दिया सर। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का जो रेगुलर बैच है, रेगुलर बैच में मैं ट्यूसडे को उसका टेस्ट ले रहा हूँ, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, यानी कि परसों में। तो अगर आप चाहें तो आप भी दे सकते हैं, ठीक है। मुझे बता देना, अभी तुम्हारे एग्जाम तो नहीं चल रहे सर हमारा तो तुम्हारे तो कल, तुम्हारा तो कल एग्जाम है। मेरा सर जैसे यस सर हमारा अलग है इसमें, लेकिन एप्लीकेशन इंटीग्रेशन हाँ हाँ, नहीं वो मेरे को मालूम है। तो मैं उसी वजह से कह रहा हूँ कि तुम्हारा पेपर फिर मैं अलग बना दूंगा, और कोई बहुत ज़्यादा बड़ा पेपर नहीं बनाने वाला हूँ, क्योंकि छोटा चैप्टर है। तो छोटा चैप्टर है तो मैं इसमें 3 क्वेश्चन ही दूंगा, उनको भी 3 ही दूंगा, आपको भी 3 दूंगा। सर इंटीग्रेशन कराई है ना हमसे, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा, इंटीग्रेशन में दिक्कत हो, चलो कोई बात नहीं। ऐसा कर रहे हैं एक्चुअली फेयरवेल है। अच्छा अच्छा, चलिए। शिवांशी तुम्हारे कब से स्टार्ट है प्री बोर्ड? सो 15 से पहला मैथ का ही है। अच्छा अच्छा, इंटरवल एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। क्योंकि आप ये देखिए कि इसके बाद इसमें इंडेक्स बेस्ड डेटा वाला चैप्टर है ना, है सिलेबस में वो वाला, है ना? हाँ सर। है ना? नहीं सर, उसमें सिर्फ टाइम सीरीज है। टाइम सीरीज है, चलिए ठीक है, वो कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है वो चैप्टर। उसके बाद फिर हम लोग यही रिवाइज करेंगे जो भी आप बता देंगे टफनेस लेवल के हिसाब से, कि आपको मतलब डिफरेंशिएशन पहले करना है, इंटीग्रेशन करना है, या एओडी करना है, जो भी आपको ठीक सर लगे। डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने आप लोगों को नहीं करवाया। हाँ, सर डिफरेंशियल उसमें ग्रोथ एंड डिके मॉडल नहीं करना है। कौन सा वाला? उसमें ग्रोथ एंड डिके मॉडल है, वो थोड़ा समझ। ठीक है, करवा दूंगा मैं करवा दूंगा। लेकिन अब साइड बाय साइड ना, क्योंकि देखिए मैं जैसे जो बोर्ड वाले स्टूडेंट्स हैं, तो 10th वालों का एक फ्लो बन गया है कि मतलब हफ्ते में एक टेस्ट उनका हो रहा है, और कई बार ऐसा भी हो रहा है कि मंथली उनके 5 टेस्ट बैठ रहे हैं। तो आप ये देखो कि मैं भी कुछ ऐसा ही चाह रहा हूँ कि अब 12th वालों के भी टेस्ट स्टार्ट कर दूँ, ठीक है ना। तो आप बता दीजिए मेरे को कि अगर 10 तारीख के बाद से चाहते हो, 15 तारीख के बाद से चाहते हो, तो फिर इतना रहेगा कि भाई हम 1-1 या 2-2 चैप्टर लेकर टेस्ट स्टार्ट कर देंगे, तो उस बहाने रिवीजन हो जाएगा।
स्कूल जाने का तो अब रेगुलर रहेगा नहीं, और अगर कोई आप तीनों को बता रहा हूँ तो बैठे हुए यहाँ पर, बाकी ऑनलाइन दोनों जो हो, भाई ध्यान रखिए कि अब स्कूल जाने का चक्कर अब आप छोड़ो, अब अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, क्योंकि स्कूल में अब कुछ ऐसा होने वाला नहीं है। सिलेबस करा चुके होंगे, रिवीजन चल रहा होगा, तो अब जो ये 2 महीने हैं आपके पास, दिसंबर अभी ऑलमोस्ट बस जस्ट स्टार्ट ही हुआ है, दिसंबर है, जनवरी है, और फरवरी से तो थोड़ा ये धड़कनें तेज हो जाती हैं, तो 2 महीने हैं, इन 2 महीने में ज़रा मेहनत कर लीजिए, ठीक है ना। तो स्कूल का चक्कर छोड़ो, नहीं तो फंस जाओगे बिना मतलब, टाइम नहीं बचेगा फिर। चलिए जी, इंटरवल एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। तो जैसे यहाँ पर हम देखते थे ना, यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख देते थे कि एक्स बार प्लस माइनस ई, प्लस माइनस ई, ई क्या होता था, मार्जिन ऑफ एरर, एक्स बार होता था आपका सैंपल मीन। अब हम बात करेंगे सैंपल प्रोपोर्शन की, पॉपुलेशन प्रोपोर्शन की। तो इंटरवल एस्टिमेशन ऑफ population proportion is given as population proportion is given as P is equal to is given as P is equal to P bar plus minus P bar plus minus मार्जिन ऑफ एरर, ठीक है। अच्छा, मार्जिन ऑफ एरर निकालने का यहाँ पर क्या तरीका होगा, जैसे वहाँ पर ये तरीका होता था कि z अल्फा बाई टू सिग्मा अपॉन अंडर रूट n, ये करते थे। तो यहाँ पर क्या होगा, मार्जिन ऑफ एरर मार्जिन ऑफ एरर यहाँ पर ऐसे निकलेगा z अल्फा बाई टू, और पूरा बड़ा ब्रैकेट लगा, पूरा बड़ा अंडर रूट लगाएं, और अंडर रूट लगाकर पी बार इंटू 1 माइनस पी बार ब्रैकेट में बंद अपॉन एन, ये हो गया मार्जिन ऑफ एरर, ठीक है। तो ये पूरा फॉर्मूला होता है। अब इसमें जो ये पी बार है, ये पी बार हमको पहले से ही पता है भाई, पी बार क्या है, पॉपुलेशन प्रोपोर्शन है यहाँ पर, यानी कि पॉपुलेशन की प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है, सिर्फ और सिर्फ इतना अंतर आ रहा है कि वहाँ पर ऊपर सिग्मा था, ऊपर स्टैंडर्ड डेविएशन था, यहाँ पर ऊपर अंडर रूट में पी बार इंटू 1 माइनस पी बार है। तो ये देखिएगा क्या होगा, जैसे एग्जांपल नंबर 5 है, अ सिंपल रैंडम सैंपल ऑफ 400 इंडिविजुअल्स प्रोवाइड्स 100 यस रिस्पॉन्सेज, ठीक है। तो इसका मतलब 400 इंडिविजुअल्स हैं, तो n यानी कि पॉपुलेशन कितनी दे रखी है, 400, तो 400 तो इंडिविजुअल्स हैं। अब इन 400 इंडिविजुअल में वो ये कह रहे हैं कि 100 लोग ऐसे हैं जो यस में आंसर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वो बोल रहे हैं व्हाट इज द पॉइंट एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन प्रोपोर्शन दैट वुड प्रोवाइड यस रिस्पॉन्स। तो हम ये कहेंगे एक्स पी बार, और यहाँ पर सब्सक्रिप्ट पर लिख दें यस, ये यस बोलने वालों का प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो पी बार यस बोल दीजिए इज इक्वल टू एक्स यस, यानी कि कितने लोग यस बोल रहे हैं। कहीं पर किसी भी तरीके का कोई सवाल जवाब कुछ चल रहा है या कोई क्वेश्चन है, उसका आंसर यस या नो में ही देना है, तो 400 लोगों से पूछा जाता है, उनमें से 100 लोग बोलते हैं यस, तो ये हो जाएगा 100 अपॉन 400, तो 2 0 से 2 0 कट गया। तो पी बार यस बोल दीजिए, तो ये हमारे पास मार्जिन ऑफ एरर इज इक्वल टू z अल्फा बाई 2, और यहाँ पर इन्होंने बोला कंप्यूट द 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल, ठीक है। तो जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो दे रखा है 95%। तो 95% में मैं बार बार देखता आ रहा हूँ कि z अल्फा बाई 2 की वैल्यू कितनी आ रही है, 1.96, है ना। तो z अल्फा बाई 2 की वैल्यू इंटू अंडर रूट पी बार 1 माइनस पी बार
अपॉन एन। तो जेड अल्फा बाई 2 इज 1.96 अंडर रूट टी बार कितना 1/4 1 माइनस 1/4 और एन कितना है 400 400 ठीक है। तो 1.96 और जो 400 है जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना हो जाएगा 20। 20 1 माइनस 1/4 कितना होगा 3/4 1/4 इंटू 3/4 तो 1.96 अब इसको 2 से डिवाइड करा तो 2 10 20 और 2 9 2 0 0 0.98 हो गया 0.98 अपॉन 10 ठीक है 0.98 अपॉन 10 मल्टीप्लाइड बाई ये बन गया √3 अपॉन 4 तो 0.98 अपॉन 10 इंटू √3 और 4 का स्क्वायर रूट होता है 2 से डिवाइड करो 0.49 आ गया ठीक है। तो ये हो गया 0.10 भी हटाओ तो 0.049 इंटू √3 की वैल्यू होती है 1.732 दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 0.049 और 1.732 तो कितना हो जाएगा 2 9 18 और 2 4 8 और 1 9 बस आगे तो 0 0 ही है क्रॉस लगाइए फिर आएगा 3 9 27 2 कैरी 3 4 12 और 2 14 फिर से 2 क्रॉस लगाइए 7 9 63 6 कैरी 7 4 28 और 6 34 फिर 3 क्रॉस लगाइए तो 1 से करेंगे तो 9 4 और 2 0 तो ये 8 हो गया 9 प्लस 7 16 हो गया 1 कैरी आ गया 1 प्लस 4 5 प्लस 3 8 1 प्लस 4 5 प्लस 9 14 1 कैरी 1 प्लस 3 4 प्लस 4 8 ये हो गया। तो पॉइंट के बाद उधर कितने डिजिट 3 इधर भी 3 तो टोटल 6 1 2 3 4 5 6 0.084868 ये हो गया। तो ये मार्जिन ऑफ एरर आ गया हमारे पास 0.084868 तो बड़ी वैल्यूज है तो इसको आप हटा दीजिए और 0.085 बोल दो बस 0.085 तो ये हमारा मार्जिन ऑफ एरर आ गया। अब इसके बाद देखिएगा मार्जिन ऑफ एरर हमारा और इनका अलग कैसे आ रहा है। वन 1.96 20 2 10 20 2 9 2 8 0.98 था ठीक था और 0.25 का मतलब क्या है 0.25 का मतलब वही है आपका 1/4 है तो 1/4 0.25 अपॉन 400 तो नीचे आएगा 20 आ गया नीचे है ना। 0.25 को इन्होंने बाहर कैसे ले लिया कुछ गलत समझा क्या? बताइए भाई कुछ गलती हुई है क्या इसमें? तो मुझे तो बुक का गलत लग रहा है। पता नहीं ये 0.25 है हाँ वो बाहर आ गया खुद ही। नहीं 0.25 बाहर तो देखो आ सकता है पता है कैसे आया 0.25 है और मल्टीप्लाई बाई 0.75 है तो 0.75 को हम 0.25 इंटू 3 लिख सकते हैं ठीक है। तो 0.25 का स्क्वायर रह गया अंदर वो बाहर आकर 0.25 हो जाएगा और 0.25 का मतलब है 1/4 तो 0.25 का मतलब है 1/4 ही है ना 600 1/4 हाँ 1/4 फिर ही इनका सही है। है ना
तो हमारा ना, हाँ हमारा गलत है। पता है क्या गड़बड़ करी हमने? हमने ये करा कि ये 1/4 इंटू 3/4 है, तो 4 का स्क्वायर है, तो ये बाहर आकर 2 नहीं होगा। मतलब ये 4 का स्क्वायर है ना, तो ये बाहर आकर 4 होगा। सही है, समझ गए भाई? 4 इंटू 4 1 इंटू 3 तो 3 हो गया, और 4 इंटू 3 4 इंटू 4 4 का स्क्वायर, जो कि बाहर आकर 4 होगा। वो मैंने गलत करा। तो इसको डिवाइड करिए जरा 4 को 98 से, क्या हो जाएगा? 4 0 0, 4 1 4, और आपका नहीं 4 2 8, और 9 माइनस 8 इज 1, तो 1 8 18, 4 4 16, 4 4 16, और 0.245 ये हो गया। ठीक है, तो अब ये गलत हो रहा था, अब ये ठीक आ जाएगा। जीरो पॉइंट 245 और अपॉन में 10 भी है, इंटू 1.732, तो ये 0.0245 इंटू 1.732 मल्टीप्लाई करेंगे 245 और 1732 का। उसके बाद डेसिमल तो देखते रहेंगे, डेसिमल तो फिर राइट से ना 7 डिजिट काउंट करके 3 और 4 7 वो लगाना होगा। तो 5 2 10 1 कैरी, 5 3 15 और 1 16 1 कैरी, 5 7 35 और 1 36 3 कैरी, 5 1 5 और 3 8 क्रॉस लगाइए, 4 2 8, 4 3 12 1 कैरी, 4 7 28 और 1 29 2 कैरी, 4 1 4 और 2 6 ये हो गया। 2 क्रॉस लगाए, 2 2 4, 2 3 6, 2 7 14, 2 1 2 और 1 3 0 हो गया। 6 + 8 14 हो गया, 1 कैरी, 1 + 6 7 + 2 7 + 2 9 9 + 4 13 1 कैरी आ गया, 1 + 8 9 9 9 18 18 और 6 24 2 कैरी आ गया, 2 + 6 8 + 4 12 1 कैरी आ गया, 1 + 3 4। ठीक है, तो कितनी डिजिट है? 3 और 4 7, तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ये हमारे पास कुल मिलाकर आएगा 0.042। मार्जिन ऑफ एरर ये निकल कर आया है। बताइए मैं क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो 0.042 मार्जिन ऑफ एरर आ गया। उसके बाद फिर हमको पी निकालना है, तो पी कितना हो जाएगा? पी बार प्लस माइनस मार्जिन ऑफ एरर। P इज इक्वल टू पी बार प्लस माइनस मार्जिन ऑफ एरर। पी बार कितना आया था? 1/4 1/4 मतलब 0.25 प्लस माइनस 0.042 को 0.04 ही बोल दो। तो P इज इक्वल टू 0.25 माइनस 0.04 कॉमा 0.25 प्लस 0.04। तो P इज इक्वल टू 0.25 में से 0.04 गया तो कितना आएगा? 0.21 कॉमा 0.29 ब्रैकेट में डाल दीजिए इसको। तो ये हमारा क्या आ गया? ये कॉन्फिडेंस इंटरवल आ गया। कॉन्फिडेंस इंटरवल किसका? कॉन्फिडेंस इंटरवल आ गया ये आपका पॉपुलेशन प्रोपोर्शन का, यानी कि पॉपुलेशन प्रोबेबिलिटी का। ठीक है जी, इसके बाद 10 क्वेश्चंस हैं, लगभग एक जैसे ही हैं सारे क्वेश्चन, थोड़ा बहुत अंतर है, करके देखना। जो डाउट है पूछना मेरे से। अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हाइपोथेसिस टेस्टिंग, इसमें क्या है?
In hypothesis testing, we begin by making a tentative assumption. देखिए, in hypothesis testing, we begin by making a tentative assumption. We begin by making a tentative assumption about a population parameter called null hypothesis and is denoted by H naught. Called null hypothesis and is denoted by capital H और सब्सक्रिप्ट में लिख दीजिए 0 H naught and is denoted by H naught. फिर है then we define another hypothesis called, next point लिखिएगा, then we define another hypothesis called alternative hypothesis and is denoted by HA. Denoted by HA, which is opposite of what is stated in null hypothesis, which is opposite of what is stated in null hypothesis. तो null hypothesis में जो बताया गया था ये उसका just opposite होता है alternative hypothesis. तो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का मतलब ये हो गया, देखिए दो तरीके की हाइपोथेसिस होती है. हाइपोथेसिस का मतलब ये है कि कोई ऐसी चीज़ जिसको हम एज्यूम करके चल रहे हैं, हमारी अजम्पशन. तो हम अगर किसी चीज़ को शुरुआत से ही एज्यूम करके चल रहे हैं, तो जिस चीज़ को हम शुरुआत से एज्यूम करके चल रहे हैं उसको हम बोलेंगे नल हाइपोथेसिस. और एक चीज़ होगी ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. तो प्रोबेबिलिटी में हमेशा दो चीज़ें होती हैं, या तो ये होगा या फिर ये होगा. ठीक है, प्रोबेबिलिटी में कोई बीच की वैल्यू नहीं आती. तो हम ये कहेंगे कि या तो नल हाइपोथेसिस यानी कि जो इनिशियल अजम्पशन है या तो वो ट्रू हो जाएगी, और अगर वो ट्रू नहीं होगी तो कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव अजम्पशन हम लेंगे, वो ट्रू हो जाएगी. तो इनिशियल अजम्पशन को हम मानेंगे नल हाइपोथेसिस, और जो दूसरी ऑल्टरनेटिव अजम्पशन होगी उसको मानेंगे ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. तो या तो नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे और ऑल्टरनेटिव को मान लेंगे, या ऑल्टरनेटिव को रिजेक्ट कर देंगे और नल को मान लेंगे. दोनों में से एक चीज़ होगी. इसके बाद आप इसी में लिखेंगे डेवलपिंग नल एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. तो तीन तरीके के टेस्ट होते हैं, वो देखेंगे. यहाँ पर लिखेंगे डेवलपिंग नल एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. तो नल हाइपोथेसिस और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को किस तरीके से डेवलप करा जाता है वो है. तो इसमें ना 3 एग्जांपल्स लेकर चलेंगे. पहला देखेंगे टेस्टिंग रिसर्च हाइपोथेसिस. टेस्टिंग रिसर्च
टेस्टिंग रिसर्च हाइपोथेसिस, तो टेस्टिंग रिसर्च हाइपोथेसिस का एक एग्जांपल है, वो एग्जांपल जो है वो मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, टेस्टिंग रिसर्च हाइपोथेसिस का एग्जांपल लिखवा नहीं रहा हूँ, ऐसे ही समझा रहा हूँ। और फिर उसको स्टेटमेंट के तौर पर कैसे लिखा जाएगा, स्टेटमेंट छोटी सी है। तो देखिए एग्जांपल जो बुक में भी दे रखा है वो फ्यूल एफिशिएंसी वाला एग्जांपल है। सपोज अ पर्टिकुलर मोटर बाइक, इसको सिर्फ समझना है आपको, समझने के बाद स्टेटमेंट लिखनी है, स्टेटमेंट से हमको क्वेश्चन करना है। तो 3 तरीके के होंगे एग्जांपल्स। पहला है रिसर्च हाइपोथेसिस वाला, सपोज अ पर्टिकुलर मोटर बाइक हैज़ एन एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी ऑफ 40 किलोमीटर पर लीटर। Research and Development Department of that company developed a new fuel injection system to increase the average fuel efficiency। हमने ये माना कि कोई एक मोटर बाइक है, उसकी जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो 40 किलोमीटर पर लीटर की है। अब ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो टीम है उस कंपनी की, वो रिसर्च करते हैं और वो क्या कहते हैं कि वो कहते हैं कि हमने अब एक नया फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम बनाया है इस मोटर बाइक में। उससे क्या होगा कि इसकी फ्यूल एफिशिएंसी जो अब है, यानी कि जो नल हाइपोथेसिस है, जो इनिशियल कंडीशन है दैट इज कॉल्ड नल हाइपोथेसिस, कि वो अब बढ़ जाएगी, मतलब 40 किलोमीटर पर लीटर से बढ़ जाएगी। तो अब क्या होगा कि वो जो क्लेम कर रहे हैं या तो वो ट्रू होगा या फिर वो फॉल्स होगा। ठीक है, तो अब है हियर रिसर्च हाइपोथेसिस इज दैट न्यू फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम विल हैव एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी एक्सीडिंग 40 किलोमीटर पर लीटर। तो जनरल गाइडलाइन क्या होगी, नल हाइपोथेसिस, इसमें नल हाइपोथेसिस को H नॉट बोल देते हैं, उसके आगे 2 डॉट लगाते हैं, 2 डॉट मतलब कॉलन। ये लगाकर हम न्यू लिखेंगे लेस देन इक्वल टू 40, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 40। और एक है HA है कि R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम ने जो नया फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम बनाया, उसने जो न्यू है उसने कह दिया कि भाई आपका जो एवरेज जो निकल कर आ रहा है बाइक का वो 40 किलोमीटर पर लीटर से ज़्यादा है। ठीक है, तो एक चीज़ ये हो गई, एक चीज़ ये हो गई। तो ये तो आपका हुआ टेस्टिंग रिसर्च हाइपोथेसिस। रिसर्च हाइपोथेसिस ये किस चीज़ से रिलेटेड है, ये ऐसे क्वेश्चन से रिलेटेड है जहाँ पर कुछ रिसर्च करके किसी चीज़ की वैल्यू को बढ़ाया जाता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है टेस्टिंग द वैलिडिटी ऑफ अ क्लेम। सेकंड है टेस्टिंग द वैलिडिटी ऑफ अ क्लेम। अभी बस इसको इतना लिखना है, फिर क्वेश्चंस में कैसे यूज़ होगा वो आप समझ जाएंगे, आसान है। इसमें भी जो वो आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाला कर्व है ना, वो यूज़ होगा हाइपोथेसिस टेस्टिंग में। तो दूसरा है टेस्टिंग द वैलिडिटी ऑफ अ क्लेम। टेस्टिंग द वैलिडिटी ऑफ अ क्लेम। तो वैलिडिटी ऑफ अ क्लेम जरा देखिएगा, इसका भी एक एग्जांपल। सपोज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स क्लेम्स दैट 2 लीटर सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल्स हैज़ एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 150 ग्राम शुगर। एक सॉफ्ट ड्रिंक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो मैन्युफैक्चरर ये कहता है कि हमारी हर सॉफ्ट ड्रिंक की बॉटल में कम से कम 150 ग्राम शुगर मिलेगी ही मिलेगी आपको। ठीक है, a sample of 2 liter bottle will be selected and the contents will be measured to test the manufacturer's claim। तो हम सैंपल निकालते हैं, कोई 2 बॉटल्स का सैंपल निकालते हैं और ये देखते हैं मैन्युफैक्चरर का क्लेम सच्चा है या झूठा है। तो अब है यूजिंग दिस अप्रोच फॉर द सॉफ्ट ड्रिंक एग्जाम्पल वी वुड स्टेट द नल एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एज, तो नल हाइपोथेसिस H नॉट, इसको हम बोलेंगे म्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 150 ग्राम, है ना। ये 150 न्यू, अब इसमें क्या है कि शुगर का कंटेंट तो 150 ग्राम से ज़्यादा है, ऐसा वो कंपनी वाला बोलता है, वो क्लेम करता है। हाँ, एटलीस्ट वाला हो गया, तो एटलीस्ट मतलब कम से कम 150 ग्राम होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी हो सकता है। और जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो ये कहती है कि नहीं जी नहीं, 150 ग्राम से कम होगा। तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर नल हाइपोथेसिस लेस देन इक्वल टू थी और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ग्रेटर थी। अब इसमें जो वैलिडिटी ऑफ अ क्लेम है इसमें उल्टा हो गया कि नल हाइपोथेसिस ग्रेटर देन इक्वल टू है और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लेस देन वाली कैटेगरी में आ गया। थर्ड जो टाइप है, थर्ड टाइप देखिएगा, ये है टेस्टिंग इन डिसीजन मेकिंग सिचुएशंस। टेस्टिंग इन decision making situations। यहाँ पर एग्जांपल देखिए क्या है,
दिस टाइप ऑफ सिचुएशन अकर्स व्हेन अ डिसीजन मेकर मस्ट चूज बिटवीन टू कोर्सेज ऑफ एक्शन। यहाँ पर ये है कि कोई दो आपको चीज़ें, कोई किसी दो में से एक रास्ता आपको सेलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पर था कि भाई 150 से ज़्यादा 151 ग्राम भी हो सकती है, 152, 153 कितनी भी हो सकती है, ठीक है। और यहाँ पर ये है कि 150 से कम होगी। अब इसमें क्या है कि आपको दो ही ऑप्शन दे रखे होंगे, उन्हीं में से कुछ ना कुछ आपको चूज़ करना होगा। तो देखो क्या है, one associated with the null hypothesis and another associated with the alternative hypothesis. For example, on the basis of a sample of parts from a shipment just received, a quality control inspector must decide whether to accept the shipment or to return the shipment to the supplier because it does not meet specifications. ऐसा है कि अगर मान लीजिए कि कुछ स्पेसिफिकेशन है, कोई शिपमेंट आती है, उस शिपमेंट में अगर ये है कि भाई मेरे को उस शिपमेंट में मान लीजिए मोबाइल फ़ोन्स आते हैं बहुत सारे। अब मोबाइल फ़ोन में वो कहता है कि नहीं, जो इसकी जो स्क्रीन है वो स्टर्डी नहीं है ना, वो तो जरा से भी टूट जाती है। तो वो एक या दो सैंपल पर चेक करता है। तो अब उसके पास दो ही ऑप्शन है, जो क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर है उसके पास दो ही ऑप्शन है। वो ये नहीं कहेगा कि अच्छा चलो ठीक है, इनको ना रिपेयर करा दो आप, और रिपेयर करा दो और इनको पास कर देते हैं और मार्केट में इनको बेचने के लिए दे देते हैं, तो रिटेलर्स के पास प्रोवाइड करा देते हैं। वो कहेगा नहीं जी, मेरे पास दो ऑप्शन है, अगर आपका टेस्ट में फेल हो गया तो आपका पूरा का पूरा शिप मैं वापस लौटा दूंगा, और अगर टेस्ट में पास हो गया तो सारा का सारा शिप आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड डिसीजन मेकिंग सिचुएशन। डिसीजन लेना है आइदर इन और आउट। अब assume that specifications for a particular part require a mean length of 3 inches per part। उन्होंने बोला कि कोई एक पार्ट आ रहा है, मशीनरी का पार्ट आ रहा है, उसमें वो बोल रहे हैं कि वो पार्ट कम से कम 3 इंच का होना चाहिए। अब इफ़ द मीन लेंथ इज़ ग्रेटर देन और लेस देन 3 इंच स्टैंडर्ड, अब अगर वो मीन लेंथ जो है वो 3 इंच से ज़्यादा है तो भी मेरे काम का नहीं है, वो पार्ट फिक्स ही नहीं होगा मशीन में। और अगर 3 इंच से कम है तो भी वो फिक्स नहीं होगा। तो दोनों ही तरह से हमको उसको रिजेक्ट ही करना पड़ेगा। एग्जैक्ट चाहिए बिल्कुल वैल्यू। तो हम ये कहेंगे कि द पार्ट विल कॉज क्वालिटी प्रॉब्लम्स इन द असेंबली ऑपरेशन। इन दिस केस द नल एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस वुड बी फॉर्मुलेटेड एज फॉलोज। अगर 3 इंच का एग्जांपल लिया गया है तो एच नॉट में जो मीन है वो लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू ना होकर एग्जैक्टली इक्वल टू 3 इंच होगा, ठीक है। और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होगी कि भाई 3 इंच नहीं है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है, मतलब नॉट इक्वल टू 3 इंचेस, ठीक है। तो ये 3 अलग अलग तरीके की टेस्टिंग प्रोसीजर्स हैं, 3 अलग अलग तरीके के। अब इसमें एरर्स भी आते हैं, तो 2 तरीके के एरर आएंगे, टाइप 1 टाइप 2 एरर, और फिर इसमें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और पी वैल्यू कैसे निकाली जाती है नेक्स्ट क्लास में देखता हूँ, ठीक है। तो कल रख लो वही 2:30 वाला टाइम, सर कल नहीं हो पाएगा। ठीक है, बता देना, फिर परसों रख लेंगे, ठीक है। सर कल मैं सुबह तो कर लूँगी, और फिर दोपहर में नहीं पाएगा। ठीक है। शिवांशी कल सुबह फ्री हो? नहीं सर, कल स्कूल जाऊंगी। अच्छा, किस टाइम तक फ्री हो जाते हैं स्कूल से? सर 2:30 छुट्टी होती है। ठीक है, अगर मौका मिला मेरे को तो फिर मैं 9 बजे की रख लूँगा क्लास, ठीक है। चलिए जी, ओके।